मेरे बेटे की नई नई शादी हुई थी। मेरी बहू अपने कमरे से ज़्यादातर बाहर ही नहीं निकलती थी। मुझे ये बड़ा ही अजीब लगता था। रोज़ रात को बहू के चीखने की आवाज़ आती। कभी बहुत ज़रूरी काम होता, कभी बाहर आती। जब भी कमरे से निकलती तो हमेशा लड़खड़ा कर चलती। एक दिन जब मैंने ज़बरदस्ती उससे पूछा कि आखिर बात क्या है, तो वो रोते हुए बोली, माँ जी, आपका बेटा अंग्रेज़ी फ़िल्में देखकर मेरे साथ। मेरा नाम विमला है। मेरे पति का देहांत 3 साल पहले हो चुका था। मेरा एक बेटा है। 5 सालों से मेरा बेटा रजत दूसरे शहर में नौकरी कर रहा था। लेकिन जब मैंने उससे कहा कि बेटा इसी शहर में नौकरी ढूंढ लो, क्योंकि अब मैं अकेले रहकर परेशान हो चुकी हूँ और इस बुढ़ापे में मुझे भी अब किसी सहारे की ज़रूरत है, तो मेरे कहने पर मेरे बेटे ने अपना मन मारकर इसी शहर में नौकरी ढूंढ ली। उसका यहाँ पर आने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने उस पर दबाव बनाया तो वो मान गया। अब जब से मेरा बेटा मेरे पास रहकर ही नौकरी करने लगा था, मैं बहुत खुश थी। उसके यहाँ आने के कुछ दिनों के बाद ही वो अपने एक दोस्त की शादी में गया। जब वो अपने दोस्त की शादी से वापस लौटकर आया तो बहुत ज़्यादा ही खुश लग रहा था। मैंने उससे उसकी खुशी का कारण पूछा तो उसने मेरी बात को टाल दिया। कुछ दिनों बाद मेरी बहन मेरे घर मुझसे मिलने के लिए आई और वो मेरे बेटे रजत के लिए एक बहुत ही सुंदर लड़की का रिश्ता भी लेकर आई। उसने कहा कि लड़की बहुत ही सुंदर और संस्कारी है और बहुत ही अच्छे घराने की भी है। मुझे भी ये रिश्ता बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा कि शाम को ही मैं रजत के ऑफिस से आने के बाद उससे इस बारे में बात करूंगी। जब शाम को रजत वापस आया तो मैंने उस लड़की की तस्वीर दिखाते हुए कहा कि आज तेरे लिए तेरी मौसी इस लड़की का रिश्ता लेकर आई थी। मुझे तो ये लड़की बहुत पसंद है। अब तुम भी देख लो ये तस्वीर। रजत ने तस्वीर तो देख ली, लेकिन वो बोला, माँ, मैं इस लड़की से शादी नहीं कर सकता। मैंने कहा, क्यों? इस लड़की में आखिर क्या बुराई है? देखने में कितनी सुंदर है और बहुत ही अच्छे घर की है। तो मेरी बात पर रजत बोला, माँ, दरअसल मुझे कोई दूसरी लड़की पसंद आ गई है। उसकी बात सुनकर मैं थोड़ा सा चौंक गई। मैंने कहा, दूसरी लड़की? आखिर कौन है? मेरे मन में थोड़ा सा डर पैदा हुआ, कहीं इसने कोई ऐसी वैसी लड़की तो पसंद नहीं कर ली। ये बोला, माँ, आप पूछ रही थी ना कि मैं अपने दोस्त की शादी में आने के बाद इतना खुश क्यों था। दरअसल वो लड़की मुझे मेरे दोस्त की शादी में ही मिली थी। उसे देखते ही पहली नज़र में मुझे उससे प्यार हो गया और मैंने फैसला कर लिया कि अगर मैं शादी करूँगा तो इसी लड़की से ही करूँगा। उसके बाद रजत ने मुझे उस लड़की की तस्वीर दिखाई जो उसने शादी के वक्त खींची थी। मैंने जब उस लड़की की फ़ोटो देखी तो वो दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी और पहनावे से भी बहुत प्यारी लग रही थी। मैंने कहा, ठीक है बेटा, मैं इसी से शादी के लिए तैयार हूँ। तुम जल्दी से इस लड़की के घर वालों का पता बताओ। मैं खुद जाकर इस रिश्ते की बात करूँगी। मेरी बात सुनकर रजत बहुत खुश हो गया और उसने मुझे गले से लगा लिया। 2-3 दिन में जब मुझे लड़की का पता मिल गया तो मैंने उसके घर रजत और उस लड़की का रिश्ता तय कर दिया। मैंने उस लड़की से भी पूछा कि क्या तुम्हें मेरा बेटा पसंद है, तो उसने हाँ में सिर हिला दिया। उस लड़की का नाम मुग्धा था। मुझे वो लड़की बहुत ही ज़्यादा प्यारी और सीधी लगी। जल्दी ही शादी की तारीख तय हो गई और कुछ ही दिनों के बाद अपनी बहू को विदा कराकर मैं अपने घर ले आई। मेरा घर तो खुशियों से भर गया था। जब से मैंने रजत की शादी मुग्धा से करवाई थी, रजत मुझे पहले से भी ज़्यादा प्यार करने लगा था। मैं भी अपने बेटे की खुशी देखकर बहुत खुश थी। सुहाग रात के अगले दिन सुबह मैंने अपनी बहू को जब रस्मों के लिए उठाया तो वो मुझे बहुत थकी हुई सी लग रही थी। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? तो वो बोली, माँ जी, दरअसल शादी के फंक्शन की वजह से मैं ठीक से सो नहीं पाई, इसलिए इतनी थकान लग रही है। मैंने कहा, कोई बात नहीं बेटा, बस तुम थोड़ी बहुत रस्में करके अपने कमरे में जाकर आराम करना। उसके बाद मैंने उसे उसके कमरे में भेज दिया। शादी के 2-3 दिन हो चुके थे, लेकिन मैंने ये ध्यान दिया कि मेरी बहू अपने कमरे से बहुत ही कम बाहर आई थी। रजत अपना और बहू का खाना भी कमरे में ले जाकर ही खा रहा था। मुझे ये चीज़ बहुत अटपटी लग रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि अभी उनकी नई नई शादी हुई है तो इसीलिए इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं।
और अभी मेरा कुछ कहना ठीक भी नहीं है, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं कहा। लेकिन फिर 2-3 हफ्ते बीत जाने के बाद भी मेरी बहू का यही रवैया रहा। वो घर का कोई भी काम नहीं करती, सिर्फ बहुत ज़रूरी कोई काम पड़ने पर ही कमरे से बाहर निकलती, वरना पूरे समय कमरे में ही रहती। मुझे ये सब कुछ समझ नहीं आया। तो शाम को जब रजत ऑफिस से घर आया तो उससे मैंने कहा, बेटा, बहू जब से घर में आई है वो कमरे से तो बाहर ही नहीं निकलती। मैं भी अब बूढ़ी हो रही हूँ, मुझे घर का इतना काम अकेले नहीं हो पाता। मेरी बात सुनकर रजत मुझसे उल्टा नाराज होने लगा। बोला, मेरी पत्नी घर का काम करने के लिए नहीं आई है, वो मेरे लिए इस घर में आई है और आप उसे उसके कमरे से बाहर आने को बिल्कुल भी नहीं कहेंगी। और रही काम की बात, तो मैं कल से ही 2-3 नौकरानियां लगवा दूंगा। आपको भी घर का काम करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब आप बूढ़ी हो रही हो तो पूजा पाठ में खुद का समय व्यतीत करो और अपने बेटे बहू को उनकी शादीशुदा ज़िंदगी अच्छे से जीने दीजिए। अपने बेटे का 2 टूक जवाब सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन मैंने सोचा कि शायद हर बूढ़े माँ बाप की यही नियति होती है। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो वो इसी तरह के जवाब देने लगते हैं। मैंने सोचा रजत से कुछ भी ना कहने में ही मेरी भलाई है, इसलिए मैंने चुप रहना ही ठीक समझा। अगले दिन से मेरे घर में खाना बनाने वाली, झाड़ू पोछा करने वाली और बर्तन धोने वाली नौकरानी आ गई। अब मुझे कोई काम नहीं करना पड़ता था, लेकिन मैंने कुछ दिनों से ये ध्यान दिया था कि बहू जब भी कमरे से निकलती तो वो लंगड़ा कर या फिर लड़खड़ा कर चल रही होती। न जाने क्यों वो बड़ी बीमार सी लग रही थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अभी तो इसकी शादी हुई है, नई बहू के चेहरे पर तो बहुत ही रंगत होती है, फिर अचानक से मेरी बहू को ऐसा क्या हो गया? कहीं इसे कोई बीमारी तो नहीं? उधर रजत भी कुछ हफ्तों से ऑफिस से बार बार छुट्टी ले रहा था और छुट्टी लेकर वो पूरा पूरा दिन कमरे के अंदर ही रहता, और अगर किसी दिन ऑफिस भी जाता तो उस दिन भी जल्दी ऑफिस से चला आता। मुझे तो ये सब समझ नहीं आ रहा था। मैं यही सोच रही थी कि अगर रजत का यही रवैया रहा तो ऐसे तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। एक दिन जब रजत ऑफिस के लिए निकला, मैंने मौका पाकर तुरंत ही अपनी बहू के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला, उसका चेहरा देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे थे और अजीब से लाल लाल निशान उसके शरीर पर पड़े हुए थे। मैं उसे धीरे से उसके कमरे से बाहर हॉल में लेकर आई। वो अभी भी ठीक से चल नहीं पा रही थी। मैंने उसे प्यार से बिठाकर पूछा, बहू, मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारी अभी नई नई शादी हुई है, जिसमें हर पति पत्नी को ये लगता है कि वो हर वक्त एक दूसरे के साथ रहें और एक दूसरे के प्रेम में डूबे रहें, लेकिन सिर्फ प्यार से पेट नहीं भरता। अगर रजत इसी तरह से इतनी सारी छुट्टियां करता रहा तो उसे उसकी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। मेरी तो वो कोई बात नहीं सुनता, लेकिन तुम तो समझदार हो, तुम उसे क्यों नहीं समझाती? मेरी बात सुनकर मुग्धा के हाथ अचानक से कांपने लगे। वो लड़खड़ाते हुए शब्दों में बोली, माँ जी, मैं भी रजत से कुछ नहीं कह सकती, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने कहा, बहू, रजत तो तुम्हें बहुत प्यार करता है, तुम अगर उसे समझाओगी तो वो तुम्हारी बात ज़रूर समझेगा। मेरी इस बात पर बहू ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों से आंसू नीचे गिरने लगे। ये देखकर मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, अगर तुम्हें कोई तकलीफ है तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं भी तुम्हारी माँ समान हूँ। पर वो कुछ नहीं बोली। मैंने कहा, तुम्हें कोई शारीरिक परेशानी है? मेरी ये बात सुनकर उसकी आंखों के आंसू की धारा बहने लगी, और जैसे ही उसने मुझे कुछ बताने के लिए मुंह खोला कि तभी रजत ऑफिस से आ गया। उसने जैसे ही मुग्धा को मेरे पास बैठे हुए देखा, वो बहुत बुरी तरह से मुग्धा के ऊपर चिल्लाया कि तुम कमरे से बाहर क्या कर रही हो, अभी के अभी अंदर जाओ। उसकी बात सुनते ही मुग्धा घबराकर कमरे के अंदर चली गई। अपने बेटे का ये बर्ताव देखकर मैं तो दंग ही रह गई। मैंने कहा, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? वो मेरी बहू है, मैं उसके साथ कुछ देर बैठकर बात भी नहीं कर सकती? मेरी इस बात पर रजत बोला, देखो मम्मी, कान खोलकर एक बात सुन लो, आप अपने बाहर के कामों पर ध्यान दो। मेरी पति पत्नी के बीच आपको आने की कोई ज़रूरत नहीं। मैंने कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हें इसकी हालत दिखाई नहीं दे रही?
वो मुझसे बोला, मुझे इसकी हालत बहुत अच्छे से दिख रही है और मैं उसका बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा हूँ, इसलिए आप उसकी चिंता बिल्कुल भी मत करो। उसके बाद रजत ने प्लेट में खाना लगाया और अपने कमरे में चला गया। ये सब आखिर क्या हो रहा था? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसी रात मुझे अचानक से प्यास लगी तो मैं पानी पीने के लिए किचन में गई। तभी मुझे मेरी बहू के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। मैं धीरे से जाकर अपने बेटे के कमरे के बाहर खड़ी हुई तो मेरी बहू के चीखने की आवाज़ आ रही थी। अब तो मुझे बहुत ही अजीब सा लगने लगा। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरा बेटा ऐसा क्या कर रहा है जिससे मेरी बहू की ये हालत हो रही है। मैंने सोच लिया कि कल मैं इस बारे में रजत से हर हाल में बात करके ही रहूंगी। अगले दिन सुबह ही मैंने रजत के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया तो उसने सीधा ही दरवाज़ा खोला। मैंने कहा, मुझे मेरी बहू से बात करनी है। तो वो बोला कि आपको एक बार में कोई बात समझ नहीं आती। मैंने कहा ना कि मैं अपनी पत्नी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताना चाहता हूँ, लेकिन आप हैं कि अपने बहू बेटे को चैन से जीने ही नहीं दे रही। मैंने कहा, मुझे लगता है इस वक्त मेरी बहू को मेरी ज़्यादा ज़रूरत है। तो वो बोला कि मम्मी, अब मैं आपसे आखिरी बार कह रहा हूँ कि हम दोनों पति पत्नी को बिल्कुल भी परेशान मत करिए। मैं तो अपनी बीवी को लेकर दूसरे शहर में चला जाऊंगा, फिर आप यहाँ अकेली रहिएगा। ये कहकर रजत ने दरवाज़ा बंद कर लिया। अब मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने सोचा, क्यों ना मैं मुग्धा के पापा को फ़ोन करके कहती हूँ कि वो कुछ दिनों के लिए मुग्धा को अपने घर ले जाएं। मेरे कहने पर शाम को जब उसके पापा उसे घर ले जाने के लिए वापस आए तो रजत ने हंगामा खड़ा कर दिया। उसने मुग्धा को अपने पापा से मिलने तक नहीं दिया और उसके पापा की बहुत ज़्यादा बेइज्जती करके उन्हें घर से भगा दिया। अब रजत को ये पता चल गया कि मुग्धा के पापा को मैंने बुलाया था तो उसने मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। मैं यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि ये मेरा बेटा है। वो मुझसे बोला, कैसी माँ है आप? अपने बेटे की शादीशुदा ज़िंदगी खराब कर रही हैं। एक काम करिए, आप यहाँ से कुछ दिनों के लिए चली जाइए। आप बहुत दिन से मौसी के यहाँ नहीं गई तो कुछ दिन वहाँ जाकर आराम से अपनी बहन के साथ रहिए और मुझे और मेरी पत्नी के साथ अकेला छोड़ दीजिए। मुझे अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपनी बहू की परेशानी का पता कैसे लगाऊं, लेकिन इस वक्त मैंने शांत रहने में ही अपनी भलाई समझी और सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ दिया। फिर धीरे धीरे इसी तरह से दिन बीतते रहे और मैं हर रोज़ अपनी बहू की चीखें उसके कमरे में सुनती रहती। अगले महीने ही मेरे बेटे को ऑफिस के लिए ज़रूरी काम से 2 दिन के लिए दूसरे शहर भेजा गया, लेकिन जब वो गया तो मुग्धा को सख्त हिदायत देकर गया कि अगर वो कमरे से बाहर निकली या उसने मुझसे कोई भी बात की तो उसके लिए बहुत बुरा होगा। साथ ही साथ मेरा बेटा ये हिदायत मुझे भी देकर गया, लेकिन मैं इतने दिनों से इसी मौके की तलाश में थी। वो जैसे ही गया मैं तुरंत ही अपनी बहू को कमरे से बाहर निकालने पहुंच गई। उसके कमरे की हालत देखकर तो मेरे होश उड़ गए। कमरे का हाल ऐसा कर रखा था जैसे किसी के साथ जानवरों जैसा सलूक किया हो। मेरी बहू मेरे आगे रो रो कर कहने लगी, बोली, माँ जी, मुझे कमरे से बाहर मत निकालिए। अगर रजत को पता चल गया तो वो बहुत बुरा करेगा। मैंने अपनी बहू से कहा, तुम इतनी पढ़ी लिखी होकर ऐसी डरपोकों जैसी बातें क्यों कर रही हो? आज तुम्हें मुझे सारी सच्चाई बतानी होगी कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। तुम्हें मेरी कसम है। जब मैंने अपनी बहू को कसम दी तो वो मेरे गले लगकर रोने लगी और फिर उसने मुझे जो कुछ बताया उसे सुनकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई। वो बोली, माँ जी, रजत हर रोज़ अंग्रेज़ी फिल्म देखकर मेरे साथ दिन में कई कई बार, इतना कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी। फिर वो बोली, और वो मेरे साथ जानवरों जैसा व्यवहार करता है जैसा उन फिल्मों में दिखाया जाता है। वो बिल्कुल वैसा ही करता है, चाहे मुझे कितनी ही तकलीफ़ क्यों ना हो। ऐसा लगता है कि वो मुझे इंसान तो समझता ही नहीं, सिर्फ अपनी इच्छा पूर्ति का सामान समझता है। इसलिए मेरी हालत ऐसी होती चली जा रही है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मेरा बेटा इतना घिनौना काम कर सकता है। मुझे बहुत शर्म आ रही थी। मैंने कहा, तुम इतने दिनों से ये सब होने कैसे दे सकती हो और ये झेलती चली आ रही हो? तुमने इसके खिलाफ कोई कदम कैसे नहीं उठाया? अगर तुम्हारी अकेले हिम्मत नहीं हुई थी
तो जिस दिन तुम्हारे पापा आए थे उस दिन तो तुम आवाज़ उठा सकती थी, तुमने उस दिन कुछ भी क्यों नहीं कहा? मुग्धा बोली, माँ जी दरअसल मैं मजबूर हूँ, मैं रजत के खिलाफ नहीं जा सकती। मैंने कहा, आखिर तुम्हारी ऐसी क्या मजबूरी है? वो बोली, माँ जी रजत ने मेरे कई सारे वीडियो बना लिए हैं और उसने मुझे धमकी दी है कि अगर मैंने उसके खिलाफ कोई भी कदम उठाया तो वो ये वीडियो सोशल मीडिया पर डालकर मेरी ज़िंदगी ख़राब कर देगा। इसलिए ये नरक झेलने के लिए मैं मजबूर हूँ। उसकी बात सुनकर मुझे अपने बेटे से नफरत होने लगी। मुझे नहीं पता था कि मैं अपने बेटे को अच्छे संस्कार देने में इस कदर नाकाम रहूँगी। अब तो मुझे बहुत अफसोस हो रहा था कि मैंने मुग्धा की शादी अपने बेटे से कर दी, उसकी ज़िंदगी ख़राब कर दी। 2 दिन बाद जब रजत घर लौटा तो उसने अपने कमरे में जाकर मुग्धा के साथ अपनी हैवानियत का खेल खेलना शुरू कर दिया। तभी मैंने जोर जोर से दरवाज़ा खटखटाया। रजत बुरी तरह से चीखता हुआ कमरे से बाहर निकला, लेकिन इससे पहले कि वो मुझ पर अपना गुस्सा निकाल पाता, उसके गाल पर एक झन्नाटेदार तमाचा लगा। ये तमाचा मुग्धा के पापा का था और हमारे पीछे पुलिस खड़ी थी। पुलिस को देखकर रजत के होश उड़ गए। पुलिस वालों ने तुरंत ही उसको गिरफ्तार कर लिया और उससे उसका फ़ोन एक झटके में छीन लिया। रजत मुझसे बोला, आपने मुझे गिरफ्तार करवाया, आप मेरी माँ नहीं हो सकती। मैंने कहा, मैं तेरे जैसे हैवान की माँ कभी हो भी नहीं सकती। मैंने अंदर जाकर पहले अपनी बहू की हालत ठीक की, उसके बाद मैं उसे सहारा देकर बाहर लेकर आई। जब मुग्धा ने मुझे ये सच्चाई बताई थी, तभी मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अपने बेटे को उसके किए की सज़ा हर हाल में दिलाकर रहूँगी। और मैंने उसी दिन मुग्धा के पापा को फ़ोन करके सारी सच्चाई बता दी थी और उनसे कह दिया था कि रजत के घर आते ही वो पुलिस को लेकर यहाँ आ जाएं। रजत के फ़ोन से मुग्धा के सारे वीडियो हमने तुरंत ही डिलीट करवा दिए। रजत का जुर्म साबित हो चुका था, इसलिए उसे जेल में डाल दिया गया। लेकिन साथ ही साथ उसका इलाज भी चल रहा है, क्योंकि वो ऐसा क्यों कर रहा था। जब इस बारे में पता लगाया तो पता चला कि बीते 5 साल जब वो दूसरे शहर में नौकरी कर रहा था तो उसकी कुछ लड़कियों से दोस्ती हो गई थी, जो हर रोज़ इसी तरह की फिल्में देखा करती थी और इसके आदी हो गए। इसके बाद रजत के दिमाग में बस पूरे समय यही सब चलता रहता था और धीरे धीरे उसके अंदर से सामने वाले के दुख दर्द का एहसास पूरी तरह से ख़त्म हो गया था। बस उसे सिर्फ अपनी इच्छा पूरी करने की ही जिद लगी रहती थी। ये एक तरह की मानसिक बीमारी होती है जिसका इंसान आदी हो जाता है। इसलिए रजत की सज़ा काटने के साथ साथ उसका इलाज भी करवाया जा रहा था। मैंने मुग्धा का अपने बेटे से तलाक करवा दिया और आज उसकी किसी दूसरी जगह पर शादी हो गई है और वो एक खुशहाल जीवन जी रही है। अपने बेटे के सारे रिश्ते ख़त्म करके मैं अब अपनी बहन के साथ रह रही हूँ।